है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर फाइनली आगे क्वेश्चंस को चलाते हैं, ठीक है जी, और जहां पर लैंग्वेजेस को ध्यान से पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इनिशियली हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि एक पार्टी होती है ड्रोअर। ड्रोअर ड्रोअर कौन होता है? जो आमतौर पर सामान बेचता है। ड्रोअर कौन होता है? जो बिल को ड्रॉ करता है, जिसे फ्यूचर में पैसा रिसीव करना होता है। इसी की बुक्स में ही आमतौर पर हम बिल को बिल रिसीवेबल नाम से पुकारते हैं। जिसके नाम पर बिल बनाया जाता है उसे पुकार देते हैं हम ड्रोई। इसी ही पर्सन को आगे चलकर पेमेंट करनी होती है। इसी की ही बुक्स में आप आमतौर पर इसी ही बिल ऑफ एक्सचेंज को बिल पेबल नाम से पुकारते हैं। आमतौर पे शुरुआत में ड्रॉअर कौन होता है? तो ड्रॉअर होता है कि जो बिल को ड्रॉ करता है, हु ड्रॉज द बिल, हु ड्रॉज द बिल। और बिल ड्रॉ करने के बाद में इस बिल को भेज देता है सामने वाली पार्टी के पास में, जो उसके ऊपर अपनी सहमति देता है, यानी कि एक्सेप्टेंस देता है। तो हु एक्सेप्ट्स द बिल, जो अपनी सहमति प्रकट करता है, तो वो कौन होता है? तो वो होता है ड्रॉई। अब इन क्वेश्चंस के अंदर आप कौन हो? तो जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ बुक्स ऑफ के कारतक, यानी कि हम हैं के कारतक। और जो सबसे पहला पॉइंट है वो आपका यही लिखा हुआ है कि कारतक्स एक्सेप्टेंस। तो कारतक ने किसी बिल ऑफ एक्सचेंज के रेस्पेक्ट में एक्सेप्टेंस दी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहली सिर्फ और सिर्फ इसी ही वर्ड से आपको इंटरप्रिटेशन निकालनी है कि ये तो सहमति दे रहा है, एक्सेप्टेंस दे रहा है, और एक्सेप्टेंस कौन देता है? जो ड्रॉई होता है। यानी ये जो सबसे पहला पॉइंट है ये आपका बिल रिसीवेबल नहीं बल्कि बिल पेबल के रेस्पेक्ट में है। यानी कारतक ने किसी बिल के लिए सहमति दी होगी कि मैं पे करने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं हो। बिल ड्रॉ किसने किया होगा? किसी दूसरे इंसान ने ड्रॉ किया होगा। और यहाँ पर उसका नाम भी दिया हुआ है बासु। बासु। हालांकि हम लोग जानते हैं जब कहीं भी बिल की पेमेंट होती है, जब कहीं भी बिल की पेमेंट होती है तो आम सर्कमस्टेंसेस में हमें पार्टी नेम से कोई लेना देना नहीं होता। हम तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट करते हैं, और अगर पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, अगर पूरी पूरी पेमेंट हो रही है। हालांकि यहाँ पर कुछ एडिशनल बातें भी दी हुई हैं इन्होंने। जैसे इन्होंने दिया हुआ है कि ये जो कारतक की एक्सेप्टेंस है, यानी ये जो हमारा बिल पेबल है, ये 2500 रुपये का है। डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट, डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ 1000 एंड अ न्यू बिल, एंड अ न्यू बिल बैलेंस प्लस 50 फॉर इंटरेस्ट। यानी ओवरऑल इस पहले पॉइंट की कहानी क्या बनी कि ओरिजिनल जो बिल पेबल था आपका, कितने का बिल पेबल था? 2500 रुपये का। क्या वो डिस्चार्ज हुआ? हाँ, कैसे भी करके कर तो दिया है, लेकिन कैसे करके किया है? फुल पेमेंट नहीं की। वो जो हमने एक नॉर्मल जर्नल एंट्री लिखी है बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो तो तब जब पूरा का पूरा बिल आराम से ही पे आप कर रहे हो तब। लेकिन यहाँ पर तो उसने सिर्फ 1000 रुपये की तो कैश में पेमेंट कर दी है। कैश में पेमेंट कर दी है। कैश पेमेंट का मतलब आप कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट दोनों ही निकाल सकते हो, कोई उससे दिक्कत नहीं है। और साथ में एक नए बिल बनाने की भी बात कर गए तो एक नया बिल भी हम दे रहे हैं। अब एक नया बिल दे रहे हैं तो एक नया वादा हम दे रहे हैं, बिल पेबल। एक नया बिल पेबल हम देने को यहाँ पर तैयार हो गए होंगे। हालांकि इस नए बिल को देते वक्त, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सामने वाली पार्टी यानी कि जो ये बासु नाम की पार्टी होगी, इसे जैसे ही आप ये बोलोगे कि हाँ ठीक है जी हमें एक नया बिल बनाना है, तो ये ऐसे ही तो राजी नहीं हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड जरूर करवाएगा। तो 2500 में से 1000 रुपये अगर हटा दें तो बाकी कितने बचे? 1500। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, खाली 1500 नहीं, 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे आपके इंटरेस्ट के। तो ये जो सबसे पहला पार्ट रहेगा। फिर इसकी जर्नल एंट्री कुछ कैसे रहने वाली है, आओ जरा आराम से ध्यान से देखते हैं। तो यहां पर जो आपका बिल पेबल है वो अकाउंट तो डेबिट होगा एक तरीके से, बिल पेबल अकाउंट 1 ये डेबिट होगा, और जो कि आपका कितने का है? जो कि आपका 2500 रुपये का है। और ऑब्वियस सी बात है आपने थोड़ी सी तो कैश पेमेंट कर दी है। कैश पेमेंट को लेके आप कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट दोनों ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि अगेन कि बैंक अकाउंट लिखना ही ज़्यादा प्रेफरेबल है। माना क्वेश्चन ने कैश पेमेंट लिखी ही है, लेकिन हम जानते हैं कि बिल की ज़्यादातर ट्रांजैक्शन हमेशा आपकी बैंक से ही रूट होती हैं। बाकी अगर आप कैश पे लिख दें तो इस केस में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आप कैश दे रहे हैं तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। इसके अलावा क्या ये बिल पूरी तरीके से ओनर हो चुका है? तो जवाब है ना, ये एक तरीके से डिसओनर हो चुका है। और जब जब डिसओनर होता है तो उस सिचुएशन के अंदर हम दोबारा से उस पार्टी को क्रेडिटर बनाते हैं। किस पार्टी को? बासु नाम की पार्टी को। तो बासु को हम क्रेडिटर बनाएंगे। बाकी का कितना पैसा बच गया जो हमें फर्दर पे करना है, तो वह है 1500 रुपये। 1500 रुपये। तो ये इस पहले पार्ट की एक पहली एंट्री की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। दूसरी एंट्री एक और की जाएगी इस पहले ही पार्ट के अंदर, जिस दूसरी एंट्री के अंदर हम फाइनली एक नए बिल का निर्माण करेंगे। हालांकि नए बिल का निर्माण करते वक्त ऑब्वियस सी बात है कि पहले आपको वो इंटरेस्ट की बातें भी करनी पड़ेगी। ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या रहने वाला है? हमें तो एक्स्ट्रा पे करना है। तो हमारी इनकम है या एक्सपेंस? तो हमारा तो एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस और ऑलवेज डेबिटेड।
हाँ डेबिट होते हैं, एक्सपेंस और लॉस ध्यान रखना। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेंगे और बासु के अकाउंट को थोड़ा और क्रेडिट कर देंगे, यानी एक तरीके से अब हमने बासु के अकाउंट के अंदर टोटल टोटल 1550 पहुंचा दिए होंगे, क्योंकि 1500 रुपए तो ऑलरेडी जा चुके थे और अब 50 रुपए और चले गए। देन इसके बाद में एक फाइनली तीसरी एंट्री हम कर सकते हैं, जहां पर अब बासु के अकाउंट को डेबिट करेंगे फुल्लर अमाउंट, यानी कि 1550 रुपए से, 1550 रुपए से। और फाइनली एक नया बिल हमारा बन जाएगा, BP2 अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, एक नया बिल बन गया 1550 रुपए का, कुछ ऐसे करके। अगर इन्हीं सारी की सारी इतनी सारी एंट्रीज, अभी इससे ज्यादा एक्सप्लेनेटरी बात कुछ नहीं हो सकती, लेकिन अगर इसी चीज को कंसाइज करके अगर सपोज करो हम लिखें, तो ये जो जितने भी सारे के सारे फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को ही अगर आप डायरेक्टली भी रिकॉर्ड करना चाहें तो कर सकते हैं रिकॉर्ड, उसमें भी कोई खास दिक्कत है नहीं। सारी की सारी चीजों की सिर्फ और सिर्फ एक ही अगर जर्नल एंट्री बनानी है तो कुछ इस तरीके से बनाई जा सकती है कि बिल पेबल अकाउंट डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, ये है ओरिजिनल बिल पेबल, जो कि है आपका कितने का, ये है आपका 2500 रुपए का। देन इसके बाद में टू, जितना आपने कैश में पे कर दिया उतना आप कैश अकाउंट क्रेडिट कर दें 1000। देन उसके बाद में जब हमें पता ही है कि आगे चलकर इस बासु को हम नया बिल देने वाले हैं, तो नया बिल भी इसी ही एंट्री के अंदर क्रेडिट कर दें। तो बिल पेबल टू अकाउंट क्रेडिट। हालांकि ये नया बिल जो कि बनेगा ये थोड़ी एक्स्ट्रा अमाउंट का बनेगा, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट का ना बनता तो सीधा सीधा यहां पर मैं 1500 रुपए दिखा देता, बट यहां पर तो वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा अमाउंट का बनाया जाना है। और वो क्यों बनाया जाना है एक्स्ट्रा अमाउंट का, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट भी तो चार्ज होगा। तो यहां पर इंटरेस्ट अकाउंट भी आप डेबिट कर देंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट भी आपका डेबिट होगा कितने से, 50 रुपए के साथ में। और फिर फाइनली बिल टू के अंदर आप बड़े ही आराम से 1550 रुपए दिखा सकते हैं। तो इस एक तरीके से इन तीन एंट्रीज का मर्ज इफेक्ट वो है आपका, जहां पर हमने बासु अकाउंट को लिखा ही नहीं है कहीं पर भी। यहां पर बासु अकाउंट को पहले थोड़ा सा क्रेडिट किया, फिर थोड़ा और क्रेडिट किया, और फिर उठा के फुलर अमाउंट से डेबिट कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली बासु अकाउंट खत्म होना था। तो अगर आप बिना बासु अकाउंट के किए बगैर भी एंट्री करना चाहें तो कुछ ऐसे कर सकते हैं। इन्होंने सॉल्यूशन में कैसे दी हुई है एंट्री, यही वाली, हाँ। तो कैसे भी कर सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। आप खूब सारी एंट्रीज भी बना सकते हैं, वो भी सही है। एक एंट्री में अगर करना चाहें तो वो भी सही है, ठीक है जी, दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह ठीक हैं। देन इसके बाद में ऐसे ही जरा सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं, जहां सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस। अब जी गुप्ताज हम कौन है, हम तो के कारतक हैं, पूरे क्वेश्चन में हम के कारतक हैं। तो अगर जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस, तो ये बिल पेबल है किसके लिए, क्या हमारे लिए ना, ये तो गुप्ता जी के लिए बिल पेबल है, तो हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए तो बिल रिसीवेबल होगा। तो ये जो पहला पॉइंट है ये तो बिल पेबल के रेस्पेक्ट में था, लेकिन ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये तो बिल रिसीवेबल के कंटेक्स्ट में है। हालांकि शुरुआती लैंग्वेज माना दोनों में सेम लिखी है, एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस का मतलब आप बिल पेबल निकालते हो, लेकिन अंतर यह है कि हम तो के कार तक हैं, पहले पॉइंट में हमारी एक्सेप्टेंस की बात चल रही है तो वो बिल पेबल हुआ, लेकिन सेकंड पॉइंट में हमारी नहीं बल्कि किसी और की एक्सेप्टेंस की बात चल रही है तो वो तो उसके लिए बिल पेबल हुआ, तो हमारे लिए तो वो बिल रिसीवेबल ही रहा होगा। अब कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस, यानी जो हमारे लिए बिल रिसीवेबल रहा है। अच्छा, जो चीज हमारे लिए बिल रिसीवेबल है, तो हमारे पास में तो चार ऑप्शन होते हैं। फिर अगर कोई भी बिल रिसीवेबल हमारे पास आ जाता है तो हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं, मैच्योरिटी डेट तक होल्ड करके रखना, डिस्काउंटिंग कराना, एंडोर्समेंट करना, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो चार ऑप्शन होते हैं हमारे पास में। लिखा क्या हुआ है, विच वॉज एंडोर्स्ड बाय कारतक, यानी बाय अस, यानी हमने क्या कर दिया, हमने उसे एंडोर्स कर दिया। और किसके फेवर में एंडोर्स कर दिया, एम मेहता के फेवर में एंडोर्स कर दिया। और फाइनली ये जो बिल है ये डिसऑनर हो गया। तो अगर डिसऑनर हो गया तो इस तरह की परिस्थिति में क्या कुछ जर्नल एंट्री बनेगी हमारी। तो डिसऑनर के केसेस में हमने कहा था कि एक बात तो कंफर्म हो जाती है, क्या बात कंफर्म हो जाती है, कि हम सामने वाली पार्टी को फिर से डेटर बनाते हैं। सामने वाली पार्टी मतलब ये जो गुप्ता जी का बिल पेबल था, गुप्ता जी को पैसे देने थे, गुप्ता जी ने पैसे नहीं दिए होंगे, जिस कारण से बिल डिसऑनर हो गया। और ये जो एंडोर्समेंट जैसे केसेस होते थे जहां हम किसी क्रेडिटर के फेवर में पहले बिल दे चुके होते थे, तो वो क्रेडिटर हमसे पैसा मांगता था तो हम अपने डेटर से पैसा मांग लिया करते थे। तो एक तरफ से हमसे पैसा मांगा जाता था तो दूसरी तरफ हम भी किसी और से पैसा मांग लेते थे। एक तरफ हमसे पैसा मांगा जाता था यानी हमारी बुक्स में लायबिलिटी दोबारा से रिक्रिएट होती थी, और दूसरी तरफ हम सामने वाली पार्टी को दोबारा से डेटर बनाते थे। तो जर्नल एंट्री कुछ किस तरीके से होनी है आपकी, एम मेहता हमसे पैसा मांगेगा तो दोबारा से क्रेडिटर बनाया जाएगा, तो एम मेहता अकाउंट
क्रेडिट होगा आपका, और आप भी चुप नहीं बैठेंगे बल्कि बाकायदा जी गुप्ता को अपना डेटर बनाएंगे। तो जी गुप्ता को अपना डेटर बनाएंगे तो जी गुप्ता अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हालांकि हालांकि ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी, 4,000 रुपए। कुछ नोटिंग चार्जेस की भी बातें कर रहे हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तुम आई नहीं थी तब। तो नोटिंग चार्जेस क्या, कुछ एक ऐसे चार्जेस होते हैं जो कि डिसऑनर के केस में ही पे किए जाते हैं। तो नोटिंग चार्जेस कुछ ऐसे चार्जेस जो डिसऑनर के केस में ही पे किए जाते हैं। पे करता कौन है, तो जो होल्डर ऑफ बिल होता है, लेकिन उससे अल्टीमेटली बियर कौन करता है, जिस पार्टी की वजह से डिसऑनर हुआ है। अगर बात करें किसकी वजह से डिसऑनर हुआ है, कारण कौन है, तो ये जी गुप्ता की वजह से डिसऑनर हुआ है। इसको पेमेंट करनी चाहिए थी, इसने पेमेंट नहीं की, तो बेसिकली इसी को बियर करना है। लेकिन ये पे किया किसने होगा, रियलिटी में कैश पेमेंट किसने किया होगा, तो होल्डर ऑफ अ बिल कौन होगा, क्या हम के कार तक ना, हमारे पास तो था भी नहीं बिल। बिल किसके पास था, मेहता के पास, तो मेहता ने पे किए होंगे। लेकिन अब जो मिस्टर मेहता हो गए वो हमसे 4,000 नहीं बल्कि पूरे 4,020 रुपए मांगेंगे। यानी इन शॉर्ट आपको बस ऐड कर देना है, तो 4,020 रुपए मांगेंगे। तो उन्होंने हमसे एक्स्ट्रा रुपीज मांगे, 4,000 के बजाय 4,020 मांगे, तो हम भी सामने वाली पार्टी से 4,000 रुपए नहीं बल्कि 4,020 मांग लेंगे। यानी ये जो नोटिंग चार्जेस हैं ये हमारे लिए कुछ नहीं है, के कारतक के लिए कुछ नहीं है। एक तरफ से एक्स्ट्रा पैसा मांगा जा रहा है तो दूसरी तरफ हम भी सामने वाले से एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं, तो हमारे लिए कुछ नहीं है, ना एक्सपेंस ना इनकम, ऐसे करके बात। खैर ऐसी जरा थर्ड पार्ट पे आ जाएं, जहां थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि डी दलाल रिटायर से बिल। अब अगेन रिटायरमेंट ऑफ अ बिल का मतलब क्या होता है, रिटायरमेंट ऑफ बिल मतलब की बताओ, भूल गए, रिटायरमेंट ऑफ बिल। वो जो पार्ट 2 था उसके अंदर आखिरी में कुछ एक क्वेश्चन किया था रिटायरमेंट ऑफ बिल का, रिटायरमेंट आखिरी तक ध्यान से नहीं देखा मैंने हाँ भैया, रिटायरमेंट ऑफ बिल, बिल की रिटायरमेंट, क्या रिटायरमेंट, उम्र पूरी हो गई उसकी खैर, तो रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब कि बिल की पेमेंट कर देना वक्त से पहले, बिल्कुल सही बात है, बिफोर मैच्योरिटी डेट, बिफोर एमडी, एमडी मतलब मैच्योरिटी डेट। तो जब कहीं भी ये जो ड्रॉई होता है ये कई बार कह देता है कि हाँ क्या मैच्योरिटी डेट का इंतजार करना, मैं उससे पहले ही पैसा देने के लिए तैयार हूं। हालांकि ऐसे में जो ड्रॉई है वो वक्त से पहले ही पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है, यानी यहाँ डिसोनर तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा बल्कि पेमेंट भी हो रही है और वो भी वक्त से पहले पेमेंट हो रही है। तो वक्त से पहले पेमेंट हो रही है तो ये जो ड्रॉई होता है पेमेंट करने वाला, ये क्या मांगता है, थोड़ी सी छूट, रिबेट, कि मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए। हालांकि डिस्काउंट नहीं पुकारते इस दुनिया में, हम उसे क्या पुकार देते हैं, रिबेट। तो मुझे थोड़ी सी रिबेट चाहिए। जो रिबेट ड्रॉई के लिए यानी पेमेंट करने के लिए वाले के लिए क्या है, एक फायदा, और फायदे तो क्रेडिट होते हैं। और जबकि जो ड्रॉअर होगा जिसे एक तरीके से पैसा मिलेगा तो उसके लिए रिबेट एक तरह का नुकसान रहने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा कम पैसा आएगा, लेकिन फिर भी वो नुकसान झेल लेता है क्योंकि वक्त से पहले भी तो पैसा आ रहा है। तो क्या लिखा हुआ है, डी दलाल रिटायर से बिल। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ कि डी दलाल ने पे कर दिया बिफोर मैच्योरिटी डेट। तो डी दलाल ने अगर बिफोर मैच्योरिटी डेट पे किया है तो हम कौन है, हमें पैसा मिल रहा होगा या हम पे कर रहे हैं, हमें तो मिल रहा होगा। वैसे भी लिखा हुआ है ये एक ऐसे बिल की बात कर रहे हैं जो ड्रॉन ऑन हिम बाय कारतक। किसने ड्रॉ किया था, कारतक ने ड्रॉ किया था, हमने ड्रॉ किया था, तो हम तो ड्रॉअर ही हैं। तो हमें क्या होगा, हमें तो पैसा मिला होगा। और हमें क्या पैसा पूरा मिला होगा, तो नहीं, लिखा हुआ है कि 10 रुपए का कुछ डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट बोलो, रिबेट बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दे की बात ये कि कम पैसा आएगा या ज्यादा, कम। तो हमारे पास कम पैसा आएगा और नुकसान तो हमेशा, हाँ नुकसान तो हमेशा, हाँ हाँ जानबूझ के बुद्धि खराब तो हो ही गई है तुम्हारी, है ना खैर, तो ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट किया जाएगा। और कहां से पैसा आ रहा है, बिल रिसीवेबल। क्या पार्टी नेम लिखूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं, ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी नहीं। तो बिल रिसीवेबल से पैसा आ रहा है। और कितने का बिल रिसीवेबल था ये, तो 2,000 का बिल रिसीवेबल था। 10 रुपए का डिस्काउंट एक तरीके से कट गया हमारा, कम आएगा आपका। तो 2,000 रुपए का बिल था तो बिल में तो 2,000 रुपए आएंगे, लेकिन यहां पर आ जाएंगे आपके 1,990 रुपए। इस चीज को आप रिबेट लिखना चाहो, रिबेट अलाउड लिखना चाहो, डिस्काउंट अलाउड कोशिश करें ना लिखें, रिबेट ही लिखना सबसे ज्यादा बेटर है आपका। तो 10 रुपए दिखा देंगे, बात हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। खैर देन इसके बाद में सबसे आखिरी, अगेन फिर से जो सबसे आखिरी पार्ट है उसकी भी शुरुआती वर्ड्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि फर्स्ट पार्ट में थे, कारतक्स एक्सेप्टेंस। तो कारतक्स एक्सेप्टेंस,
तो यहां पर भी बिल पेबल की ही फिर से बातें चल रही हैं। यानी इस बार आपको पे करना है, किसे पे करना है, पटेल को पे करना है फॉर 5000। लिखा हुआ है कि हाँ वो डिस्चार्ज कर दिया। अब डिस्चार्ज करने का मतलब क्या होता है, एक तरह से वो लायबिलिटी का खत्म हो जाना, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा पे करके ही खत्म किया जाए। जैसे पहले पॉइंट में भी तो हमने खत्म किया था, लेकिन कैसे खत्म किया था, आधा कैश में दे दिया, बाकी का नया बिल पकड़ा दिया अलोंग विद द इंटरेस्ट। तो डिस्चार्ज का मतलब हमेशा ये नहीं है कि पे ही कर दिया। तो यहां डिस्चार्ज कैसे हुआ है, लिखा हुआ है एंडोर्सिंग मोदीज एक्सेप्टेंस है। मोदी मोदी कहां से आ गए, तो मोदीज एक्सेप्टेंस टू कार्तक फॉर अ सिमिलर अमाउंट। इसका क्या मतलब हुआ, तो मोदीज एक्सेप्टेंस यानी कि मोदीज एक्सेप्टेंस का मतलब कि मोदी के लिए बिल पेबल होगा। मोदीज एक्सेप्टेंस का मतलब जैसे कारतक एक्सेप्टेंस का मतलब ये हमारे लिए बिल पेबल है, तो मोदीज एक्सेप्टेंस का मतलब ये मोदी जी के लिए आपका बिल पेबल है, तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो ये बिल रिसीवेबल है। तो यानी कि कह सकते हैं कि हमारे पास कोई बिल रिसीवेबल पड़ा हुआ था सिमिलर अमाउंट का। तो हमने क्या किया, क्या है, मतलब बड़ी ही आसान सी बात है कि हाँ अगर सपोज करो हमारे पास में एक बिल पेबल था, बिल पेबल था टुवार्ड्स पटेल, बिल पेबल मतलब जहां पैसा जाना है, जहां पैसा जाना है, और एक बिल रिसीवेबल था, बिल रिसीवेबल जहां से पैसा आना है। तो एक जहां पैसा जाना है, एक जहां से पैसा आना है, तो बस उठा के पैसा देने के बजाय ये बिल रिसीवेबल, ये एश्योरेंस, यही उठा के उसे दे दिया कि लो ले लो, हो गई तुम्हारी लाइबिलिटी सेट ऑफ, बिल पेबल से बिल रिसीवेबल सेट ऑफ हो गया आपका। तो कुछ ऐसे करके बातें हैं आपकी, यानी पैसा देने के बजाय एक वादा पकड़ा दिया सामने वाली पार्टी को, बस इतनी सी बातें चल रही हैं। बस यहां आपकी लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन जज की जा रही है कि कारतक एक्सेप्टेंस का मतलब हमारा बिल पेबल, और मोदीज एक्सेप्टेंस का मतलब मोदी का बिल पेबल, तो हमारा तो बिल रिसीवेबल, और आपने एंडोर्स कर दिया है बिल रिसीवेबल इसी की पेमेंट के लिए, इसी की पेमेंट के लिए मतलब बिल पेबल की पेमेंट के लिए। तो ठीक है जी, ओके, एक लाइबिलिटी आपकी खत्म हो रही है। कौन सी लाइबिलिटी आपकी खत्म हो रही है, बिल पेबल नाम की लाइबिलिटी आपकी खत्म हो रही है। और कैसे खत्म हो रही है, क्या पे कर रहे हो आप, क्या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, नहीं, आप तो उठा के बिल दे रहे हो, तो बिल जा रहा है, बिल रिसीवेबल जा रहा है, तो बीआर अकाउंट आपका क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो बीपी टू बीआर ये होगी इसकी एंट्री, बीपी टू बीआर 5000 5000। और यहां पर इन्होंने ये लिख दिया है, क्या लिख दिया है कि फॉर अ सिमिलर अमाउंट, यानी आमतौर पर वैसे भी जो पार्टीज होंगी वो अगर सिमिलर अमाउंट की ही रही होंगी चीजें, तो ही वो मानेंगी कि हाँ भाई पैसा पे कितना करना था 5000, पैसा मिलना कितना है 5000, तभी वो मान सकती हैं कि हाँ ठीक है 5000 5000। हालांकि क्या अगर अलग अमाउंट होंगी तब भी एग्री कर सकती हैं या नहीं, कि अगर सपोज करो देने कितने हैं 5000, देने कितने हैं 5000, एक बिल रिसीवेबल पड़ा हुआ है हमारे पास, लेकिन वो 4500 का है, थोड़ा सा कम है, क्या ऐसा हो सकता है कि सामने वाली पार्टी ये 4500 रुपए लेकर एग्री हो जाए कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं है। तो हाँ मतलब कुछ भी हो सकता है, नहीं ऐसा भी तो कई बार हो जाता है, हम सामने वाली पार्टी से नहीं कहते ऐ थोड़ा तो कम लगा लो, तो मतलब डिस्काउंट वगैरह भी तो हो सकता है, इवन वक्त से पहले भी ना दे रहे हो तब भी ऐसा हो सकता है। तो मुद्दे की बात कि हाँ ऐसा हो सकता है कि हाँ डिस्काउंट वगैरह मिल जाए, और ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बिल पेबल 5000 का और ये बिल रिसीवेबल 4500 का, और सामने वाली पार्टी से हमने कहा कि थोड़ा कम लगा लो, वो कह रही है नहीं कम नहीं लगाएंगे, कम नहीं लगाएंगे। हाँ एक काम कर सकते हो आप, ये 4500 रुपए का बिल रिसीवेबल दे दो, बाकी का कैश में दे दो भैया, बाकी का कैश में दे दो, मना नहीं कर रहे हम 4500 के बिल को। तो अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि हाँ बिल पेबल तो 5000 का है और बिल रिसीवेबल आपके पास में 4500 रुपए का है, सपोज करो 4500 रुपए का है, तो अलग अलग बातें हो सकती हैं। या तो वो कह रहे हैं कि ठीक है जी ओके जाओ तुम्हें डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट दिया तो उस सिचुएशन में तो यहां पर आप डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट कर दोगे, रिबेट अकाउंट भी क्रेडिट कर सकते हो आप 500 रुपए के साथ में, जो आपका फायदा होगा। और अगर आप बदले में कैश दे रहे हो तो ठीक है कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा आपका इस अमाउंट के साथ में, 500 रुपए के साथ में। तो ठीक है जी, तो चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करें तब तो जो मर्जी आ जाए कर जाते हैं हम। है तो बताओ जी ये वाली बात समझ में आ गई है, पक्का, ठीक है। तो ये एक अजीब सा क्वेश्चन है, अजीब सा क्वेश्चन इसलिए ही है क्योंकि इसके अंदर लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन काफी ज्यादा जरूरी है, अच्छे तरीके से की जाए तभी इस तरह के क्वेश्चन हो पाते हैं, वरना तो थोड़ी दिक्कत पड़ती है, ठीक है जी। खैर देन इसके बाद में आगे आगे ये तो एक छोटू सा क्वेश्चन है, तुमने तो किया था ये शायद, है ना, हाँ ये तो छोटू सा क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है जी। इसको अभी तुम तो पढ़ के देख लोगी, और बाकी इलस्ट्रेशन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा बड़ा दिखने में क्वेश्चन लग रहा है, हालांकि क्या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने वाला है, तो जवाब है ना, नहीं, और जैसा जैसा कर रहे हैं वैसे वैसे करते जाएंगे। तो मिस्टर डेविड ने ड्रॉ किए हैं कोई दो बिल ऑफ एक्सचेंज, एक 6000 रुपए का और एक 10,000 रुपए का,
और ये हमारी ही बुक्स यानी मिस्टर डेविड की ही बुक्स में जर्नल एंट्री मांग रहे हैं। तो ठीक है जी, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जाते हैं। तो सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज बनाए हैं, ड्रॉ किए हैं, और किस डेट पर ड्रॉ किए हैं? 1 जनवरी 2022 पर। तो 1 जनवरी 2022 पर तो 2 बिल बनाए हैं। तो BR1 अकाउंट डेबिट, BR2 अकाउंट डेबिट, BR1 अकाउंट डेबिट, BR2 अकाउंट डेबिट 2 किसके नाम पर बनाए हैं? तो किसके नाम पर बनाए हैं? किसके नाम पर बनाए हैं? किसके नाम पर बनाए हैं? ये लिखा हुआ है एक्सेप्टेड बाय मिस्टर थॉमस। तो थॉमस के नाम पर बनाए हैं, तो ठीक है जी, थॉमस अकाउंट ही आपका क्रेडिट कर दिया जाएगा। और ये जो ये बिल बनाए गए हैं, बनाए गए हैं 6,000 और 10,000 रुपए के। तो 6,000 और 10,000 रुपए के, यानी कि टोटल थॉमस के अंदर आ जाएंगे आपके 16,000 रुपए। देन इसके बाद में, हालांकि हमें क्वेश्चन के अंदर ये भी जरूर देखना है, ध्यान से देखना है कि इनका टर्म कितना है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो 6,000 वाला है वो 2 महीने बाद ड्यू होगा, और इसके अलावा जो 10,000 वाला है वो 3 महीने बाद ड्यू होगा। तो ये डेट्स अच्छे से ध्यान रखनी है, 2 महीने बाद ड्यू होगा, यानी कि जो पहला बिल होगा वो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, और 1 मार्च के आगे 3 दिन आगे तो 2 3 4 तो 4 मार्च, और उसका 1 महीने बाद होगा तो 4 अप्रैल को होगा। जो अगले वाला बिल होगा वो 1 महीना और एक्स्ट्रा, क्योंकि 3 महीने हैं, तो वो 4 अप्रैल को होगा। तो ये डेट हमें याद रखनी है हल्की फुल्की सी। हालांकि यहां पर लिखा हुआ है कि 4 मार्च को थॉमस ने रिक्वेस्ट किया, क्या रिक्वेस्ट किया? थॉमस ने रिक्वेस्ट किया, डेविड प्लीज रिन्यू द फर्स्ट बिल, क्योंकि 4 मार्च को तो पहले ही बिल की आ रही है ना मैच्योरिटी डेट, तो दूसरे बिल की तो वो कुछ नहीं बोलेगा 4 मार्च को। लेकिन हाँ, 4 मार्च को उसने कहा कि रिन्यू कर दो पहले वाले बिल को। हाँ, इंटरेस्ट आपको लगाना है तो लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फॉर ए पीरियड ऑफ 2 मंथ। तो वो पहले बिल के रेस्पेक्ट में यहां चीख रहा है, चिल्ला रहा है 4 मार्च को कि रिन्यू कर दो बिल। अब रिन्यू का मतलब क्या, कि ओरिजिनल बिल की पेमेंट उसने की या नहीं की? तो नहीं की। तो नहीं की तो वो डिसऑनर हो गया। और डिसऑनर का कौन सा केस फॉल कर रहा है यहाँ पर? क्या हमने कोई डिस्काउंटिंग, कोई एंडोर्समेंट कुछ भी कराया है? तो नहीं, हमने कुछ नहीं कराया। तो बिल बनाते वक्त तो होता है BR2 थॉमस। अब पहले तो आपको बिल के डिसऑनर होने की जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, और बिल के डिसऑनर होने की जर्नल एंट्री आपको करनी पड़ेगी कौन से वाले बिल की? सिर्फ पहले वाले बिल की, सिर्फ पहले वाले बिल की। और डेट आप क्या लिखोगे? ऑब्वियसली वही मैच्योरिटी वाली डेट, यानी कि 4 मार्च 2022। तो बिल के डिसऑनर होने की एंट्री करोगे, बिल बनने की एंट्री होती है BR2 थॉमस, तो डिसऑनर की हो जाएगी जस्ट उल्टी एंट्री। तो थॉमस, यानी थॉमस को फिर से डेटर बना लोगे आप। थॉमस अकाउंट डेबिट टू BR, थॉमस अकाउंट डेबिट टू BR। और यहां हो जाएगा आपका कितना? पहला बिल है 6,000 रुपए का, तो 6,000 रुपए और 6,000 रुपए। बताओ जी कि ये बात समझ में आ गई है। और क्योंकि अब हमें नया बिल बनाना है, लेकिन नए बिल बनाने से पहले इंटरेस्ट की भी बातें करनी है हमें, कि हाँ भाई इंटरेस्ट भी तो हम चार्ज कर रहे हैं, और मिस्टर डेविड बड़े आराम से इस प्रपोजल के लिए एग्री हो गया है, ऐसे करके बातें बोली हुई हैं। तो ठीक है, एग्री हो गया है तो इंटरेस्ट अब चार्ज करते हैं। अब इंटरेस्ट हमारे लिए अब क्या रहने वाला है? कोई खर्चा या इनकम? हमारे तो फायदा है, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा आएगा एक तरीके से। ठीक है, अब हमारे लिए मतलब किसके लिए? डेविड के लिए। तो हमारे लिए एक इनकम रहने वाली है। अब देखिए, आपके पास में एक ऑप्शन तो यह है कि आप इंटरेस्ट की एक और सेपरेट जर्नल एंट्री करें। जो जर्नल एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट तो आपकी एक इनकम है, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा आपका, और थॉमस अकाउंट डेबिट होगा आपका। अब वो आपकी मर्जी है, आप सेपरेट एंट्री करें या इसी में मर्ज कर दें आपकी मर्जी है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेपरेट एंट्री भी कर सकते हैं, इसमें मर्ज करके भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं तो सेपरेट एंट्री ही कर देता हूं, बाद में अभी मर्ज करके कैसे कर सकते हैं तो वो भी मैं बात कर लूंगा। तो कैसे भी कर सकते हैं। तो थॉमस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितने टाइम पीरियड का चार्ज किया जाएगा? तो लिखा भी हुआ है उन्होंने कि 18% फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, यानी जो नया बिल बनाया जा रहा होगा वो 2 महीने का बनाया जा रहा होगा, इसलिए ही 2 महीने का इंटरेस्ट हम लगा के चल रहे हैं। तो पहला बिल जो कि था वो 6,000 रुपए का था, वो 6,000 के ऊपर 18% और 2 महीने के लिए तो 2/12। थॉमस डेबिट क्यों हुआ? थॉमस से आपको कम पैसे लेने हैं ज्यादा, तो डेटर को और डेटर बनाना है। डेटर तो एक एसेट है, एसेट बनाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट, इसलिए। ठीक है जी, खैर। तो डन, यहां पर 2 6 जा और 6 3 जा और 3 0 ये कैंसिल हुई, तो 180 रुपए का इंटरेस्ट होगा आपका। तो 180 रुपए का इंटरेस्ट होगा, यानी कि जो नया बिल बनेगा वो 6,180 का बनेगा। अगर 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 आप इस इंटरेस्ट की एंट्री को अलग करने के बजाय इसी एंट्री के अंदर मर्ज करना चाहते तो कर सकते थे। यहीं पर ही इंटरेस्ट अकाउंट यहां इस तरीके से ऐसे क्रेडिट लिख देते 180, और यहां 6,000 के बजाय फिर 6,180
80 लिख देते। तो अगर इंटरेस्ट की एंट्री यहाँ अलग करने के बजाय इसको इसी में मर्ज करना चाहते तो खुद ही जरा सोच के देखें, इंटरेस्ट आपका शिफ्ट हो जाता ऊपर और ये थॉमस भी आपका शिफ्ट हो जाता ऊपर, यानी थॉमस की अमाउंट 6000 से बढ़कर 6180 हो जाती। तो बस ऐसे करके बातें थी, ठीक है जी। फिलहाल के लिए तो हमने ऐसा नहीं किया, हमने सेपरेट एंट्री कर दी, कैसे भी करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नया बिल बनाना भी तो है, तो नया बिल बना भी तो देते हैं। तो 4 मार्च 2022 को ही नया बिल बना है, तो नया बिल बना है तो बी आर, अब क्या लिखें इसे, बी आर 3 लिखना पड़ेगा एक तरह से, क्योंकि बी आर 1 तो खत्म हो चुका है। बी आर 1 डेबिट हुआ था, बी आर 1 क्रेडिट हो गया, तो बी आर 1 तो खत्म हो गया। बी आर 2 की कहानी अभी बाकी है, वो तो 4 अप्रैल पर आएगी उसकी तो मैच्योरिटी डेट, तो उसकी कहानी अभी बाकी है। तो बी आर 3 अकाउंट डेबिट हमने बना दिया फिर से थॉमस के नाम पर, और थॉमस को अभी अभी ताजा ताजा कितने से डेटर बनाया था, 6000 और 180 मिलाकर 6180। तो जो नया बिल बनेगा वो 6180 का बनेगा, 6180 का बनेगा। जो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन किया था उसमें कुछ ऐसी बातें थी कि जब एक नया बिल बन रहा है तो हमने सामने वाली पार्टी को कह दिया था कि नया बिल बना रहे हो ओके, लेकिन इंटरेस्ट आपको कैश में देना पड़ेगा। तो तब बेसिकली बस इतना सा अंतर पड़ रहा था। अगर इस क्वेश्चन में भी ऐसी बातें बोल सकते थे कि हाँ भाई जो इंटरेस्ट है वो आपको कैश में देना पड़ेगा, तो उस केस में आप यहाँ कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कर देते, बस इतनी सी बात थी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कर देते। और अगर इंटरेस्ट तभी के तभी ले लेते तो फिर बिल में तो ऐड ना करते, फिर बिल तो सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपए का ही बनाया जाता। तो भाई इंटरेस्ट कैश में भी मिल सकता है, नई बिल में ऐड करने को भी कह सकते हैं, तो यहां पर तो नई बिल में ऐड करने को ही वो कह रहे हैं ऐसे करके। खैर आगे चलकर क्या लिखा हुआ है इन्होंने, तो आगे चल के लिखा हुआ है कि ये जो मिस्टर डेविड है ये एग्री हो गए थे इस प्रपोजल के लिए, कर दिया ये सब कुछ, डिसऑनर की इंटरेस्ट चार्ज किया, नया बिल एक्सेप्ट किया। उसके अलावा 20 मार्च 2022 को, 20 मार्च 2022, हाँ, अगली बिल की मैच्योरिटी डेट कौन सी पड़ रही थी, 4 अप्रैल, तो वक्त से पहले वक्त से बताओ, पहला बिल डिसऑनर कर दिया और दूसरे बिल को रिटायर कर रहे हैं। बताओ कहां से आ गया पैसा इसके पास तो बेसिकली वक्त से पहले ही 20 मार्च को ही मिस्टर थॉमस रिटायर कर रहे हैं अपनी एक्सेप्टेंस, जो 10,000 वाली थी, 10,000 वाली मतलब बिल नंबर 2 था, तो उसे रिटायर कर रहे हैं। इंटरेस्ट रिबेट डिस्काउंट वगैरह मांग लिया और जो कि 100 रुपए का है। तो इस बार आपको कैलकुलेट नहीं करना कि इंटरेस्ट या रिबेट वगैरह वो कितनी है, तो वो आपको खुद ही दी हुई है 100 रुपए। यानी एक तरीके से क्या हमें 10,000 रुपए मिलेंगे बिल 2 के, नहीं, थोड़े कम मिलेंगे, 100 रुपए कम मिलेंगे, 9,900 रुपए मिलेंगे, और वो भी वक्त से पहले ही मिलेंगे। आमतौर पे तो मैं 4 अप्रैल को एंट्री करता, बट खुद ही बोल रहे हैं कि 20 मार्च को पैसा मिल गया, तो 20 मार्च को ही एंट्री की जाएगी। और क्या जर्नल एंट्री की जाएगी, पैसा मिल रहा है आपको, पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। भाई बिल से पैसा मिलने पर तो हमेशा यही एंट्री की जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। तो ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। बी आर ये जो 2 था आपका कितनी अमाउंट का था, 10,000 रुपए का, तो बी आर के अंदर ये तो मैंने कहा था कि ये तो एक रूल है, प्रिंसिपल है, पैसा चाहे कम मिले ज्यादा मिले कितना ही मिले, बी आर अकाउंट में तो उतना ही आएगा जितने से वो क्रिएट किया गया था। 10,000 से डेबिट हुआ तो 10,000 से ही क्रेडिट होगा, लेकिन बैंक में आएंगे 100 रुपए कम, 9900। और क्यों, क्योंकि हमने थोड़ी सी रिबेट भी तो दे दी है, तो रिबेट अलाउड अकाउंट लिख सकते हो आप, रिबेट अकाउंट लिख सकते हो, डिस्काउंट अकाउंट कोशिश करो ना लिखो, ठीक है जी। बाकी वो भी लिख देंगे तो चल जाएगा वो भी एक तरीके से। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि जो रिन्यूड बिल है, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल क्या चल रहा है मिस्टर थॉमस की जिंदगी में पता नहीं, थॉमस इंसॉल्वेंट हो गया खैर थॉमस इंसॉल्वेंट हो गया, यानी पहला बिल डिसऑनर कराया था, दूसरा बिल वक्त से पहले ही पे कर दिया, तीसरे बिल की मैच्योरिटी डेट आने से पहले ही दिवालिया हो गया। पैसा आएगा या नहीं आएगा, पैसा तो नहीं आएगा, यानी एक तरह से बिल डिसऑनर होने वाला है। हालांकि हम जानते हैं, क्लास 11th में पढ़ा था हम लोगों ने, जब पार्टी इंसॉल्वेंट भी हो जाती है फिर भी उससे शायद कुछ तो मिल जाता है, कुछ तो मिल जाता है। ऐसी सी लैंग्वेज पढ़ी थी 11वीं क्लास में भी कि कई बार 60 पैसे इन रूपी, कई बार 50 पैसे इन रूपी, तो ये कुछ तो रिकवर हो रहा है। तो कितने पैसे रिकवर हो रहे हैं, 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब सिंपली 50%, तो जितना भी बनता था उसमें से थोड़ा सा तो रिकवर हो जाएगा, लेकिन हाँ बिल तो कैंसल, बिल तो कैंसल, बिल तो डिसऑनर होगा क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो जैसे ही अगर पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाए, ऐसा कुछ लिखा हुआ हो, तो तुरंत समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे कि भैया बिल तो डिसऑनर हो गया, तो आपको तो उसके डिसऑनर की तो एंट्री सबसे पहले जरूर करनी पड़ेगी। और यहां पर इन्होंने ये लिखा हुआ है कि बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल। अब रिन्यूड बिल कौन सा था, रिन्यूड बिल वो था जो ये हमने कुछ 4 मार्च को रिन्यू किया था। 4 मार्च देखा जाए तो इसकी ड्यू डेट कौन सी थी, 2 महीने बाद की, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई,
और ऊपर से 4 के बाद 5, 6, 7, 7 मई। अब इन्होंने यहां पर बताया तो है नहीं कि बिफोर ड्यू डेट, अब 7 मई से पहले ही हो रहा है, कब हो रहा है बताया नहीं ठीक से, क्या डेट लिखें, 7 तो नहीं लिख सकते फिर टेक्निकली, फिर 7 तो नहीं लिख सकते बिफोर, ठीक है। तो क्या लिखी जाए, क्या 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 इन्होंने क्या दी हुई है इसमें, 7 ही दी हुई है, बताओ टेक्निकली 7 लिखना तो नहीं चाहिए, या तो भाई ये लिखो मत तुम, ऐसे लिखो ऑन ड्यू डेट, ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी वही क्या जो हम बोलते हैं लॉ के अंदर की लैंग्वेज शुड बी सर्टेन, यहां तो लैंग्वेज में एम्बिग्यूटी है, लैंग्वेज क्लियर नहीं करके दी हुई, ठीक है। इन्होंने 7 लिखा हुआ है, फिर हम भी 7 ही लिखते हैं, क्या कर सकते हैं। तो 7 मई 2022, 7 मई 2022, और बिल डिसऑनर हो गया आपका, तो डिसऑनर हो गया तो बिल बनने की एंट्री BR2 थॉमस, BR2 थॉमस, तो बिल कैंसल होने की एंट्री थॉमस टू BR, थॉमस टू BR, ठीक है जी, ओके। और यही हो जाएगा 6180 और 6180। हालांकि थोड़ा सा तो पैसा मिल गया है, तो जितना पैसा मिल गया है उसकी अलग सेपरेट एंट्री, और ये तो क्लास 11th में भी करते थे हम कि जब कहीं भी कोई भी पार्टी, क्योंकि हमने थॉमस को अब डेटर बना लिया है पूरे 6180 से, लेकिन उससे मिलेंगे नहीं, जब कहीं भी किसी डेटर से पैसा मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट किया जाता है और वो पर्टिकुलर डेटर अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। हालांकि अगर कभी भी कोई भी बैड डेट्स हो तो बैड डेट्स भी तो एक नुकसान है, नुकसान तो हमेशा डेबिट किए जाते हैं, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट किए जाएंगे यहाँ पर। और 6180 का ये डेटर था, तो इसका आधा कर लें, कितना हो जाएगा 3090, तो 3090 रुपए मिल जाएंगे, 3090 रुपए नहीं मिल पाएंगे, हो गई बात खत्म। तो बताओ जी क्या बात समझ में आ गई है क्या, ठीक है डन। तो क्या क्वेश्चन मुश्किल है, हाँ थोड़ा सा डेट वाइज ध्यान रखना है, कौन सा बिल कब मैच्योर हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, कब कौन सी डेट आ रही है, तो इन बातों को ध्यान में रखना है। हाँ अगर उन बातों को ध्यान में रखा जाए और एंट्रीज अच्छे से याद हो, तब तो ज्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो वो ऐसे होगा ना, इन दोनों को मर्ज कर दिया होगा, देखो जो मैंने बोला भी था, ये सेम है, ये इन दोनों, हाँ तो कोई बात नहीं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अकाउंट्स में ऐसे चल जाता है, मतलब एंट्रीज को मर्ज करके एक बना दो आप, ठीक है। कभी कभी नहीं चलता है, लेकिन हाँ आमतौर पे चल जाता है, और इस सिनेरियो में तो चल ही जाता है, इसलिए मैं बार बार बोल भी रहा हूँ कि अगर ये भी कर लो तो वो भी ठीक है। जैसे ये कारतक वाला क्वेश्चन किया था, इसमें पहले केस में क्या था, ये देखो, तो ये भी सारा सही है, एक कॉमन एंट्री कर दें वो भी सही है, ठीक है। मुद्दा यह आप अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखो कि कौन सा अकाउंट कब डेबिट कब क्रेडिट हो रहा है, इस बात की अंडरस्टैंडिंग क्लियर करें, फिर उसके बाद में जो मेथड कंफर्टेबल लग रहा है उसको फॉलो करें, बस बात खत्म, ठीक है जी। तो ऐसे तो चल जाता है। खैर आगे आगे बात करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8, जहां पर रीता रीता ओव्ड 1 लाख टू श्रीमन, श्रीमन तो रीता ओड, ओड का मतलब, ओड का मतलब हाँ उधार, उधार उधार लेना, उधार लेना, ऐसे ऐसे गंदी ही शक्ल क्या बना रहे हो, ओ करने का यही मतलब होता है, ओन नहीं है ये कि रीता ओन्ड, ओन्ड नहीं है, OWNED, ओन्ड नहीं है, ओड है, दोनों बातें अलग होती हैं। ओन्ड का मतलब तो क्या होता है कि क्या होता है, OWNED, हाँ अपना होता है, यानी जैसे बोला जाए कि रीता ओन्ड बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की ओनरशिप उसके पास है, बिल्डिंग उसी की है, तो ओन्ड एक अलग वर्ड है, ओड वो तो बिल्कुल अलग है, ओड का मतलब उधार लेना हाँ ओड मतलब उधार लेना, तो रीता ने उधार लिया है, हाँ उस वक्त के लिए तो मिलेंगे, लेकिन फ्यूचर में तो पे करना है, फ्यूचर में तो पे करना है, और फ्यूचर में तो श्रीमन को रिसीव करना है, यानी किसे पैसा रिसीव करना है फ्यूचर में, श्रीमन को, तो किसे रिसीव करना है, श्रीमन को, तो बिल ड्रॉ कौन करेगा, श्रीमन, और ड्रॉई कौन बनेगी, रीता, ऐसे करके बातें हैं। हाँ और श्रीमन की बुक्स में करना है एंट्री, यानी कि एक तरीके से वही ड्रॉअर की बुक में करनी है एंट्री, ठीक है जी, विद नरेशन, हाँ बिल्कुल विद नरेशन, लेकिन हम तो नहीं करेंगे विद नरेशन, नरेशन तो लिख ही लेंगे, बाकी ओरल बोल दूंगा चाहे कहोगे तो एक बार। तो यहाँ बातों की शुरुआत इस बार पैसा उधार लेने से हुई है, अब पैसा उधार लेने से हुई है, तो पैसा उधार ले कौन रही है, रीता, तो पैसा उधार दे कौन रहा है, श्रीमन,
तो श्रीमन की बुक्स में सबसे पहली एंट्री है जो उधार देने की होगी, उधार लेने की नहीं, उधार देने की होगी। तो पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, पैसा जा रहा है। अरे चुप हो जाओ, बैंक तो एक एसेट होता है, मगर इस समय की क्या बात है, बैंक हर समय एसेट होता है, कैसी बात कर देते हो। बैंक एक इनकम होता है। ये अगर तुमने बोल दिया ना किसी 11वीं क्लास के बच्चों को, वो भी कहेगा है भैया तुमने तो कर ली सी कि बैंक एक इनकम होती है। कोई बात नहीं, क्लास 11th की शुरुआत में पढ़ते हैं हम, कैश, बैंक, बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, ये सब एसेट्स होते हैं हमारे। इनके अंदर बैलेंस जो एग्जिस्ट करता है वो एसेट होता है आपका। टेक्निकली इनकम क्या होती है हमारी अकाउंटिंग में, जरा ध्यान से अगली वाली लाइन को सुनना, ठीक है तो 11वीं क्लास की बात, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जब जाओ तभी सवेरा। आओ जरा सुनते हैं। अगर 50,000 रुपए का रेंट आ रहा है, अगर 50,000 रुपए का रेंट आ रहा है, बैंक में आ रहा है, तो जो बैंक में पैसा आया वो एक एसेट है, वो तो डेबिट होगा। लेकिन जो रेंट अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं वो क्रेडिट होगा। रेंट एक इनकम है, वो क्रेडिट हो रही है। जो बैंक में पैसा, वो तो एसेट ही है, वो तो एसेट ही था, एसेट ही है। टेक्निकली आप किसी से पैसा उधार ले रहे हो, क्या कोई खर्चा है, क्या कोई इनकम है? नहीं। अगर आप किसी को पैसा उधार दे रहे हो, क्या कोई खर्चा है, क्या कोई इनकम है? नहीं। हाँ, आप किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो फ्यूचर में इनकम जनरेट हो सकती है इन अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन ये जो पैसा आप उधार दे रहे हो ये कोई इनकम नहीं है, ये कोई इनकम नहीं है। जैसे अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या ये कोई खर्चा या इनकम है? नहीं। आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका एक एसेट है। एसेट की मदद से फ्यूचर में इनकम आती है, ये एक लाइन है, इसको जरा घर जाकर गौर करें जरूर ध्यान से, कि एसेट की मदद से इनकम जनरेट की जाती है। एसेट और इनकम तो अलग अलग बातें हैं। तो भैया पैसा उधार दे रहे हैं, पैसा जा रहा है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने से क्रेडिट होगा? 1,00,000 रुपए से। और वैसे पैसा उधार दे तो दिया है, अब रीता को हम अपना क्या बनाएंगे? डेटर, क्योंकि फ्यूचर में तो पैसा रिसीव करना है, और डेटर तो एक एसेट है, एसेट क्रिएट करना है आपको, तो रीता अकाउंट को तो डेबिट ही करेंगे हम। तो रीता अकाउंट डेबिट होगा 1,00,000 रुपए से, और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 1,00,000 रुपए से, क्योंकि पैसा जा रहा है। देन इसके बाद पैसा चला गया, ठीक है जी, ओके, रीता को डेटर बना लिया। लेकिन डेटर बनाने के बाद में ये ऐसे सीरियल नंबर क्यों लिख रहा हूं मैं, यहां पर तो डेट गिवन है, खैर तो डेट गिवन है, तो उस हिसाब से सबसे पहले ये वाली एंट्री होगी आपकी 1 अक्टूबर 2021। देन इसके बाद में बिल बनाया गया रीता के नाम पर, लिखा हुआ है कि रीता ने एक्सेप्ट कर लिया जो बिल बनाया श्रीमन ने, ठीक है जी, फॉर द अमाउंट, और 3 मंथ्स का बिल है ये। तो बिल बनाया गया तो बीआर अकाउंट डेबिट होगा और रीता अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी आपकी। कितनी अमाउंट से? अगेन 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, और 3 महीने का बिल है, ध्यान रखिएगा, यानी अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और जनवरी भी 4 जनवरी, क्योंकि 3 दिन भी तो एक्स्ट्रा जोड़ने हैं हमें। देन इसके बाद में लिखा हुआ है कि श्रीमन ने क्या किया? बिल को डिस्काउंट करा लिया, वो भी बैंक से 99,000 में। कब कराया? 3 अक्टूबर को करा लिया। चैन नहीं है बिल्कुल भी, 2 दिन बाद ही चला गया डिस्काउंटिंग कराने ठीक है जी। तो बैंक में पैसा आ रहा होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन क्या पूरा पैसा आया है? खुद ही बताया हुआ 99,000 रुपीज आए हैं, यानी 1,000 कम आए हैं। जो 1,000 कम आए हैं वो कहां जाएंगे? डिस्काउंटिंग चार्जेस, डीसी लिखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म में, एग्जाम में तो शॉर्ट फॉर्म नहीं दिखानी है आपको, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस। और 2, बिल तो गया, बिल तो जा रहा है, जा रहा है, और बिल तो जा रहा है, बिल तो चला गया, कहां चला गया? बैंक के पास चला गया। और अब अगर मैच्योरिटी डेट पे बिल डिसऑनर हुआ तो बैंक वाले हमारे अकाउंट से पैसा काट लेंगे, वो भी पूरा कितना? पूरे 1,00,000 रुपए। चलो खैर आगे पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है बिफोर ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट रीता ने अप्रोच किया, ड्यू डेट से पहले ही उसे भनक लग गई, क्या मैं पैसा नहीं दे पाऊंगी तो ड्यू डेट से पहले ही उसने अप्रोच किया श्रीमन को कि भैया बिल को रिन्यू कर दो, बिल को रिन्यू कर दो। यानी बिल तो डिसऑनर हो रहा है, फिर बिल तो डिसऑनर हो रहा है, नई बिल बनाने की बात कर रहे हैं, तो बिल तो डिसऑनर हो रहा है, तो पहले तो आपको डिसऑनर की एंट्री करनी पड़ेगी। अब डिसऑनर की एंट्री क्या? अभी तक तो हम बोल रहे थे कि बिल बनाने की एंट्री की उल्टी हो जाती है एंट्री, लेकिन क्या इस बार ऐसा होगा? इस बार तो ऐसा नहीं होगा। इस बार तो कैसा होगा कि रीता को दोबारा से डेटर बनाएंगे हम, रीता को दोबारा से डेटर बनाएंगे हम, और बैंक वाले हमारे अकाउंट से पैसा काट लेंगे, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा हमारा। तो 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए डिसऑनर की कुछ ये वाली एंट्री होगी। एंड जैसा कि वो कह रही थी कि रिन्यू कर दो बिल को, तो श्रीमन भी एग्री हो गया इन कंडीशंस के लिए। लेकिन कैसे? कि 1,00,000 में से भैया 50,000 रुपए इमीडिएटली पे करो, टुगेदर विद द इंटरेस्ट,
ऑन द रिमेनिंग अमाउंट कितनी हुई? 1 लाख में से 50,000 पे कर दिया तो रिमेनिंग अमाउंट 50,000 ही हुई। 1 लाख में से 50,000 पे कर दिया तो रिमेनिंग अमाउंट 50,000 हुई। तो 50,000 इमीडिएटली कैश में दो टुगेदर विद द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी कैश में मांग रहे हैं यहां पर। जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट को हमने बिल में ऐड कर दिया था, इस क्वेश्चन में ऐड नहीं करेंगे, तो इस क्वेश्चन में कैश में ही मांग रहे हैं हम लोग। तो कैसे क्या करने वाले हैं तो जरा देखते हैं। और डेट डूट तो कुछ बताई नहीं इन्होंने ठीक से, फिर से लिख दिया बिफोर ड्यू डेट। ठीक है, तो क्या ड्यू डेट ही मान के चलें? इन्होंने भी नहीं लिखी, हाँ वही, कहीं डेट ही नहीं लिखी, हाँ वही एक बार फिर वही लैंग्वेज क्लियर नहीं कर रखी है। तो अगर इससे अगली एंट्री करके चलेंगे तो फिर क्या होगा कि रीता से थोड़ा सा तो पैसा आ गया है। कंबाइन एंट्री एक बार करके देखते हैं, थोड़ा सा तो पैसा आ गया है। कितना पैसा आ गया है? 50,000 प्लस इंटरेस्ट, 50,000 प्लस इंटरेस्ट, 50,000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना बनेगा वो अभी देखते हैं, इंटरेस्ट कितना बनेगा वो देखते हैं। और जो नया बिल बनेगा वो 3 महीने का बन जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पीआर अकाउंट फिर से डेबिट क्योंकि नया बिल बन रहा है, और टू रीता अकाउंट, टू रीता अकाउंट। अब रीता अकाउंट के अंदर तो कितना? 1 लाख रुपए। साथ ही साथ हम कुछ इंटरेस्ट भी तो चार्ज कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट हमारी इनकम रहने वाली है, और इनकम तो हमेशा क्या होती है? क्रेडिट, क्रेडिट। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जरा कर लेते हैं, कैसे होगी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। सबसे पहली बात, क्या इंटरेस्ट में 1 लाख पे लगाऊंगा? हाँ, क्योंकि 50,000 तो मिल गया ना। इंटरेस्ट में लगाऊंगा सिर्फ बाकी बचे हुए 50,000 के ऊपर, और कितना परसेंट बोल रहे हैं? 12% बोल रहे हैं। कितने वक्त के लिए लगाऊंगा? तो जितनी वो आगे मोहलत मांग रहे हैं, आगे वो कह रहे हैं कि 3 महीने का बना दो नया बिल, तो 3 महीने का ही लगाएंगे फिर इंटरेस्ट भी, तो 3 महीने का लगाएंगे। तो नहीं, ये 12 से 12 ही कैंसिल कर देते हैं, ये 0 कैंसिल, तो अकॉर्डिंगली 1,500 रुपए का कुछ इंटरेस्ट बनेगा। तो 1,500 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा। यानी एक तरीके से जो हम बोल रहे थे कि बैंक में कितना पैसा आएगा, ऑन द स्पॉट कितना पैसा पे कर दिया, तो 50,000 प्लस इंटरेस्ट यानी 51,500। और नया बिल बना होगा नॉर्मल 50,000 रुपए का ही। ऐसा भी हो सकता था, कैसा भी हो सकता था कि वो जो इंटरेस्ट है वो नए बिल में ऐड करने को कहते, तो 1,500 रुपए यहां से छिटक कर यहां आ जाते, बस इतना ही तो रहता, वो वहां से हटकर यहां पर आ जाते। तो बताओ जी कि इसमें कोई दिक्कत है क्या? और आगे तो क्या कह रहे हैं कि रीता एग्री हो गई है, उसने एक्सेप्टेंस दे दी है। रीता should accept a new bill at 3 months. These arrangement were carried out, but afterwards, यानी ये सब कुछ तो हो गया, आफ्टरवर्ड रीता भी क्या हो गई? इंसॉल्वेंट, और 40% उससे रिकवर हो गया। रीता बताओ क्या ही करें, बताओ। अब रीता अगर इंसॉल्वेंट हो गई तो फिर से अगेन आपकी डिसओनर की एंट्री। बताओ, हमारे साथ तो धोखा हो रहा है, बार बार धोखे पे धोखा। क्या ही कर सकते हैं। तो बिल अब जब डिसओनर हो गया तो रीता को फिर से हम डेटर बनाएंगे, रीता अकाउंट डेबिट, और इस बार तो टू बी आर, टू बी आर। वो कितने का बी आर था? तो बी आर था 50,000 रुपए का, तो 50,000 और 50,000। क्यों होगा बैंक क्रेडिट? क्यों इस बार क्या बैंक से डिस्काउंटिंग करा के आए थे हम? वो तो पहले वाले बिल को डिस्काउंट करा लिया था ना, दूसरे वाले बिल को तो हम होल्ड करके ही बैठे होंगे। और बस फिर सबसे आखिरी एंट्री जहां थोड़ा तो पैसा मिल चुका है, कितना पैसा? 40% पैसा तो मिल चुका है, तो जितना पैसा मिल जाए उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट करें, जितना पैसा ना मिले उसके लिए बैड डेट अकाउंट डेबिट करें, और टू रीता अकाउंट। और रीता अकाउंट के अंदर कितना 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 कितना? 50,000। 50,000 का 40% रिकवर किया जा सकता है, तो 50,000 का 40% कितना? 20,000। 50,000 का 40% रिकवर किया जा सकता है तो वो होगा 20,000। और अगर 20 मिल रहे हैं, 20 रिकवर किए जा रहे हैं, तो कितना रिकवर नहीं होगा? 30,000। ठीक है भैया, हाँ। तो ऐसे करके बातें हो गई जी। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। आ गई?